हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एसबीआर स्ट्रैटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग की सितंबर एंड दिसंबर 2025 की अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। आईफआरएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ये सवाल पर्टेन करता है और इस सवाल के अंदर मल्टीपल स्टैंडर्ड्स एक साथ टेस्ट किए गए। मतलब इस सवाल के अंदर IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी है, IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी है, IFRS 5 नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल भी है, IAS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट भी है, IAS 23 बोरिंग कॉस्ट का स्टैंडर्ड भी है। तो मल्टीपल स्टैंडर्ड्स को मिला जुलाकर ये सवाल पूछा गया है और टोटल वेटेज इस सवाल की 25 मार्क्स की है। अच्छा, सवाल की हमारे पास दो रिक्वायरमेंट्स हैं, रिक्वायरमेंट ए एंड बी, और दोनों रिक्वायरमेंट एक एक एनेक्चर एक एक एग्जिबिट से पर्टेन करती है। तो सबसे पहले हम सिर्फ एक रिक्वायरमेंट पे फोकस करेंगे, एक एग्जिबिट को रीड करेंगे और फिर उसके बाद हम सेकंड रिक्वायरमेंट सेकंड एग्जिबिट पे आएंगे। कहता है एरुंडाल कंपनी operates in the agriculture business sector. It prepares financial statement using IFRS accounting standard and its financial year end is 31st December 2007. हमारे पास एक कंपनी है जो कि एग्रीकल्चर बिजनेस सेक्टर में ऑपरेट करती है। IFRS के हिसाब से IFRS के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करती है और 31st December 2007 उनका ईयर एंड है। The following exhibits available on the left hand side of the screen provides information relevant to the question. एग्जिबिट 1 में फैक्ट्री क्लोजर के हवाले से इंफॉर्मेशन है। दिस प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लोजर ऑफ वन ऑफ द कंपनीज प्रोडक्शन फैक्ट्रीज। ये जो कंपनी है इसकी मल्टीपल प्रोडक्शन फैक्ट्रीज हैं जिसमें से ये एक फैक्ट्री क्लोज कर रही है और उसका इंफॉर्मेशन हमें एग्जिबिट 1 में गिवन है। अब रिक्वायरमेंट में कहता है यूजिंग एग्जिबिट 1 एंड इन अकॉर्डेंस विद IFRS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक्सप्लेन विद सपोर्टिंग कैलकुलेशंस। एक्सप्लेन विद सपोर्टिंग कैलकुलेशंस यानी कि यहाँ पर हम कैलकुलेशंस भी परफॉर्म करेंगे और साथ साथ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन विद सपोर्टिंग कैलकुलेशंस द अफेक्ट ऑफ द फैक्ट्री क्लोजर ऑन द कंपनीज फाइनेंशियल ईयर स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2007। योर आंसर शुड कवर प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड फैक्ट्री बिल्डिंग। तो एग्जिबिट 1 की इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हमें एक्सप्लेन करना है कि फैक्ट्री क्लोजर का कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या इफेक्ट होगा, और हम अपने आंसर के अंदर ये दोनों पहलू कवर करेंगे कि प्लांट एंड इक्विपमेंट का क्या होगा, फैक्ट्री बिल्डिंग का क्या होगा। पार्ट ए का जो सब पार्ट 1 है इसकी वेटेज 8 मार्क्स है और पार्ट ए का जो सब पार्ट 2 है इसकी वेटेज 9 मार्क्स है। अब एग्जिबिट 1 रीड करते हैं। कहता है ऑन 1st February 2007 management of the company decided to relocate its food production operation from the existing factory to a new premises closer to the principal market. Food production operation consists of factory building, plant and equipment and operational staff. सबसे पहले 1st February 2007 पे एरुंडाल कंपनी की मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि वो अपना फूड प्रोडक्शन ऑपरेशन जो है वो अपनी एग्जिस्टिंग फैक्ट्री से एक नई प्रेमिसेस में रिलोकेट कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, और ये नई बिजनेस या नई प्रेमिसेस जो है वो प्रिंसिपल मार्केट से करीब है। इस फूड प्रोडक्शन ऑपरेशन के अंदर एक फैक्ट्री बिल्डिंग है, उसमें प्लांट एंड इक्विपमेंट है और वहाँ का ऑपरेशनल स्टाफ है। फिर कहता है ऑन 1st March 2007 मैनेजमेंट डिसाइडेड टू कीप द एग्जिस्टिंग फैक्ट्री बिल्डिंग एंड डिवाइड इट इनटू 4 स्मॉलर यूनिट्स. It was decided that these units would be leased out under operating leases, and company would sell all production plant and equipment, and it would transfer existing staff members to other divisions. Production continued at the factory throughout the March and April 2007. सबसे पहले 1st March 2007 पे सबसे पहले 1st February 2007 पे मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि वो अपना फूड ऑपरेशन एग्जिस्टिंग फैक्ट्री से न्यू प्रेमिसेस में शिफ्ट कर देंगे। फिर 1st मार्च पे यानी कि एक महीने के बाद अब मैनेजमेंट ये डिसाइड कर रही है कि जो इनकी एग्जिस्टिंग फैक्ट्री बिल्डिंग है ना उसको 4 स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड किया जाएगा, और फिर जो भी ये यूनिट्स हैं इनको हम ऑपरेटिंग लीज पे लीज आउट कर देंगे। जो भी प्लांट एंड इक्विपमेंट है उसको सेल कर देंगे, और जो हमारा स्टाफ है उनको दूसरी फैक्ट्रीज में दूसरे डिविजन्स में सेल कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन मार्च और अप्रैल के महीने में अभी भी यहाँ पर फैक्ट्री ऑपरेट हुई है। मार्च और अप्रैल के महीने में अभी तक हमने ट्रांसफ़र वगैरह किया नहीं, अभी भी वहाँ पर फैक्ट्री रन हो रही है। फिर कहता है ऑन 30 अप्रैल 2007 कंपनी स्टॉप्ड यूजिंग द एक्सिस्टिंग फैक्ट्री. It immediately advertised each item of the plant and equipment for sale at fair value
using a broker who charges commission of 4% of the selling price. All items of the plant and equipment were expected to sell within 12 months, although none had been sold by 31st December 2007. अब सबसे पहले हमें प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में बता रहा है कि 30 अप्रैल तक, देखें फरवरी में मैनेजमेंट ने डिसाइड किया, 1 मार्च पे ये डिसाइड किया कि हम फैक्ट्री को सेल नहीं करेंगे, फैक्ट्री को लीज पे दे देंगे स्मॉलर यूनिट में डिवाइड करके। लेकिन 30 अप्रैल तक अभी फैक्ट्री रन हो रही थी। 30 अप्रैल पे फैक्ट्री का यूज़ स्टॉप हो गया और जो प्लांट एंड इक्विपमेंट है उनकी एडवर्टाइजमेंट शुरू हो गई कि इनको हम सेल करना चाहते हैं और फेयर वैल्यू पे सेल करना चाहते हैं, कोई हायर प्राइस वगैरह डिमांड नहीं कर रहे। तो एक ब्रोकर के थ्रू सेल करेंगे जो कि कमीशन चार्ज करेगा हमसे 4%। एक्सपेक्टेड है कि ये सारा प्लांट एंड इक्विपमेंट अगले 12 महीनों में बिक जाएगा, लेकिन ईयर एंड तक 31 दिसंबर 2007 तक अभी तक कुछ भी सेल नहीं हुआ है। तो इस पैरा में हमारे पास प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन है। फिर कहता है ऑन 30 अप्रैल 2007 company begin work to divide the property into smaller rental unit at a cost of $300,000. The work was completed on 31st December 2007. The cost was funded by $300,000 bank loan which was taken out specifically for this purpose. The loan, which carried an annual interest rate of 6%, was obtained on 30th April 2007 and repaid during 2008. अच्छा, 30 अप्रैल पे हमने प्लांट एंड इक्विपमेंट को सेल करने के लिए एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दी। 30 अप्रैल पे ही हमने जो फैक्ट्री बिल्डिंग थी उसको स्मॉलर यूनिट में डिवाइड करने का काम शुरू कर दिया। यहाँ पर इन्होंने कहा था ना कि हम फैक्ट्री बिल्डिंग को स्मॉलर यूनिट में डिवाइड करके ऑपरेटिंग लीज पे रेंट आउट कर देंगे। तो 30 अप्रैल पे फैक्ट्री को डिवाइड करने का काम शुरू हो गया। अच्छा, इस डेवलपमेंट के अंदर $300,000 $3 लाख का खर्चा होगा और ये जो डेवलपमेंट है वो 31 दिसंबर पे कंप्लीट हो जाएगी। ये जो $300,000 का हम खर्चा करेंगे ना, ये थ्रू हम बैंक लोन करेंगे और ये बैंक लोन स्पेसिफिकली इसी काम के लिए लिया गया। इस बैंक लोन के ऊपर 6% का इंटरेस्ट है। 30 अप्रैल को ये लोन लिया गया और ये अगले साल 2008 में रिपे होगा। फिर कहता है रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द फैक्ट्री बिल्डिंग अबाउट द फैक्ट्री प्रोडक्शन फैक्ट्री इज एज फॉलो। हमारे पास प्लांट एंड इक्विपमेंट और फैक्ट्री बिल्डिंग इन दोनों की अलग अलग इन्फॉर्मेशन है। हमारे पास 30 अप्रैल पे इनकी कैरिंग अमाउंट है, 30 अप्रैल पे इनकी फेयर वैल्यू है और 31 दिसंबर पे इनकी फेयर वैल्यू है। यानी कि एक कैरिंग वैल्यू दी हुई है 30 अप्रैल पे, फिर 30 अप्रैल पे फेयर वैल्यू भी दी हुई है और फिर 31 दिसंबर पे हमें फेयर वैल्यू दी है। कहता है Company measures the owner occupied property using the cost model and investment property using the fair value model. हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को IAS 16 के कॉस्ट मॉडल के तहत मेजर करते हैं और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को IAS 40 के फेयर वैल्यू मॉडल के तहत मेजर करते हैं। सवाल की रिक्वायरमेंट में हमसे पूछा था कि ये जो फैक्ट्री हम क्लोज करने लगे इसका क्या इफेक्ट होगा। हमें कैलकुलेशंस के साथ एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करनी है, प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए अलग और फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए अलग। अच्छा जी, अब यहाँ देखें, सबसे पहले अगर हम प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात करें, तो ये प्लांट एंड इक्विपमेंट हमारे पास एज पर IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के तौर पे यूज़ हो रहा है। ठीक हो गया। अब इस पैरा में कहा था कि 30 अप्रैल पे फैक्ट्री ने काम करना रोक दिया, फैक्ट्री ने काम करना बंद कर दिया। देखिए 1 फरवरी पे डिसाइड किया था, 1 मार्च पे ये डिसाइड किया कि बिल्डिंग का क्या करेंगे, लेकिन मार्च और अप्रैल के महीने तक फैक्ट्री रन हो रही थी। 30 अप्रैल पे हमने फैक्ट्री को बंद कर दिया। फिर हमने प्लांट को एडवर्टाइज करना शुरू कर दिया, फेयर वैल्यू पे हम इसको सेल करेंगे, ब्रोकर हमसे 4% का कमीशन चार्ज करेगा और ये एक्सपेक्टेड है कि अगले 12 महीनों में सेल हो जाएगी। ईयर एंड तक अभी तक कोई भी प्लांट एंड इक्विपमेंट सेल नहीं हुआ, लेकिन ये एक्सपेक्टेड है कि ये सेल हो जाएगा। अब अगर मैं इस पैरा पे फोकस करूं कि 30 अप्रैल पे हमने ये सारा काम किया है, यानी कि 30 अप्रैल X7 पे हमारा IFRS 5 नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल का क्राइटेरिया मीट होता है। IFRS 5 नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल में हमने क्या पढ़ा है
कि जब भी आप कोई नॉन करंट एसेट या डिस्पोजल ग्रुप के हवाले से ये डिसीजन ले लो कि अब इसकी प्रिंसिपली जो इसकी वैल्यू है, जो इसका इकोनॉमिक बेनिफिट है, वो थ्रू सेल रिकवर किया जाएगा रादर देन यूजिंग द एसेट, तो हम उसे रेलिवेंट स्टैंडर्ड से उठाकर IFRS 5 में क्लासीफाई करते हैं। जब भी किसी नॉन करंट एसेट या डिस्पोजल ग्रुप के हवाले से प्रिंसिपली ये डिसाइड कर लिया जाए कि अब इसकी वैल्यू, अब इसका इकोनॉमिक बेनिफिट यूज़ करके हासिल नहीं किया जाएगा, सेल करके हासिल किया जाएगा, तो फिर हम उसे IFRS 5 में क्लासीफाई करते हैं। फिर हमारे पास IFRS 5 की कुछ कंडीशंस वगैरह है कि सेल हाईली प्रोबेबल हो, मैनेजमेंट ने डिसीजन ले लिया हो कि मैनेजमेंट एसेट को सेल करेगी, सेल अगले 12 महीनों में मटीरियलाइज हो जाएगी, हम एसेट को एक्टिवली मार्केट कर रहे हो एट इट्स रीजनेबल सेलिंग प्राइस, एट इट्स रीजनेबल फेयर वैल्यू, बायर्स को लोकेट करने के प्रोग्राम स्टार्ट हो चुके हो, इस बात के चांसेस, इस बात की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम हो कि आगे जाके मैनेजमेंट का इरादा चेंज हो सकता है। तो अपेरेंटली सवाल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो सारी इन्फॉर्मेशन IFRS 5 की कंडीशंस पूरी करती हुई नज़र आ रही है। देखें, 1 फ़रवरी पे इन्होंने डिसाइड किया था कि ये फैक्ट्री बंद कर रहे हैं, 30 अप्रैल पे इन्होंने फैक्ट्री बंद कर दी, प्लांट एंड मशीनरी की एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट हो गई, फेयर वैल्यू पे सेल कर रहा है और अगले 12 महीनों में सेल एक्सपेक्ट हो जाएगी। ईयर एंड तक भले कुछ सेल नहीं हुआ, लेकिन अगले 12 महीनों में सेल मटेरियलाइज हो जाएगी। यानी कि अपेरेंटली इन्होंने डिसीजन ले लिया है कि इसको सेल कर देंगे। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सवाल में कि आगे जाके हमारा ये डिसीजन रिवोक हो जाएगा, आगे जाके हमारा डिसीजन चेंज हो जाएगा। तो हम IFRS 5 की सारी कंडीशंस लिखेंगे और सिनेरियो की वर्डिंग्स के साथ जैलिन कर देंगे कि बेस्ड ऑन दिस it has been decided for this plant and equipment that its value will be recovered principally through sale rather than using the asset. Therefore, it should be reclassified. It should be classified from IAS 16 to IFRS 5 non-current asset. अब जब हम IAS 16 से IFRS 5 में एसेट लेकर आते हैं तो IFRS 5 में एसेट को इनिशियली मेजर किया जाता है लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। देखें, हमारे पास 30 अप्रैल 2007 पे कैरिंग अमाउंट कितनी है ये हमें गिवन है। प्लांट एंड इक्विपमेंट की 30 अप्रैल पे कैरिंग अमाउंट है 855,000। अभी फ़िलहाल ये IAS 16 के तहत प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। अभी फ़िलहाल ये IAS 16 के तहत प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। 30 अप्रैल पे IFRS 5 का क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया मीट होता है तो हम इसे IFRS 5 में लेकर आएंगे। और जब आप IFRS 5 में इसे लेकर आओगे तो 30 अप्रैल 2007 पे इसको मेजर किया जाएगा लोअर ऑफ 2 थिंग्स, कैरिंग अमाउंट दैट इज 855,000 और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी होगी? 30 अप्रैल पे हमारे पास फेयर वैल्यू अवेलेबल है 870,000 और इन्होंने हमें बताया था कि जिस ब्रोकर के थ्रू हम इसे सेल करेंगे वो हमसे 4% का कमीशन चार्ज करेगा। यानी कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल होगी 870 का 96%, 870 का 96%। तो अगर हम 870 का 96% कैलकुलेट करें तो ये बनता है 8,35,000, 8,35,200। यानी कि हमने एसेट को इन दोनों के लोअर पे मेजर करना है। तो इन दोनों का लोअर आ जाएगा ऑब्वियसली 8,35,200, 835,200। ऑब्वियसली जब आप 855,000 के एसेट को 835,200 पे लाओगे तो आपके पास इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड होगा और ये इम्पेयरमेंट लॉस P&L में रिकॉर्ड होगा। कितना? 835,200 माइनस 855, ये आ गया 19,800। 19,800 का जो इम्पेयरमेंट लॉस है ये हमारे ऑपरेटिंग सेक्शन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड होगा। ये हमारे ऑपरेशन से पर्टेन करता है, ये हमारे ऑपरेटिंग सेक्शन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में रिपोर्ट हो रहा होगा। और 30 अप्रैल पे आपका एसेट 835,200 पे रिकॉर्ड हो जाएगा, 835,200 पे रिकॉर्ड हो जाएगा। फिर ईयर एंड तक ये सेल नहीं हुआ, ईयर एंड तक ये सेल नहीं हुआ। यानी कि अब जब ईयर एंड आएगा 31 दिसंबर 2007 हम दोबारा से इसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल देखेंगे।
अब 31 दिसंबर पे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी है? 31 दिसंबर पे है 895। तो अगर हम इसे नेट ऑफ ब्रोकरेज कॉस्ट करें तो ये हो जाएगा 895 इंटू 96%, और 895 इंटू 96% करें तो ये बनता है 859,200। अब IFRS 5 में हमने ये पढ़ा है कि अगर सब्सिक्वेंटली फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इंक्रीज हो जाए, लेकिन जिस वक्त आपने इसे IFRS 5 में क्लासीफाई किया उस वक्त फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 835,200 थी, लेकिन अब ईयर एंड पे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 859,200 है, यानी कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इंक्रीज हो गई है। तो अगर सब्सिक्वेंटली फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इंक्रीज हो जाती है तो हम इम्पेयरमेंट को रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन इम्पेयरमेंट उतना ही रिवर्स होगा जितना इम्पेयरमेंट प्रीवियसली रिकॉग्नाइज हुआ था, आइदर एज पर IFRS 5 आइदर एज पर IAS 36। तो यहाँ पर 30 अप्रैल से पहले कितना इम्पेयरमेंट रिकवर हुआ इसकी तो कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन 30 अप्रैल पे हमने 19,800 का इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड किया था, 19,800 का इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड किया था। तो अब यहाँ पर अब हम एसेट को मैक्सिमम कितना रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट कर सकते हैं, देखें अगर मैं 835,200 से एसेट को 859,200 पे लाना चाहूँ तो 859,200 माइनस 835,200, तो इन दोनों का डिफरेंस तो बन रहा है 24,000, इन दोनों का डिफरेंस बन रहा है 24,000, लेकिन मैक्सिमम इम्पेयरमेंट रिवर्स कितना होगा? मैक्सिमम इम्पेयरमेंट रिवर्स होगा 19,800। तो जब मैं 19,800 से इम्पेयरमेंट को रिवर्स करूंगा तो मेरा एसेट 835,200 प्लस 19,800 यानी कि 855,000 पे आ जाएगा, 855,000 पे आ जाएगा। तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल तो 859,200 है, लेकिन मैक्सिमम रिवर्सल जो होगी वो 19,800 की होगी। अच्छा, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, जब हम IFRS 5 में एसेट को क्लासीफाई करते हैं तो उस पर हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं करते। जब हम IFRS 5 में एसेट को क्लासीफाई करते हैं तो उस पर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो ये सारे डिस्कशन हमें, ये सारी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है और ये सारी डिस्कशन हमने एक्सप्लेन करनी है। अब देखें आपके पास कितना कंटेंट लिखना है या कितनी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करनी है, इसको आप अपने सवाल के मार्क्स से जस्टिफाई क्या करें। फॉर एग्जांपल कि अगर ये 8 मार्क का सवाल है, 8 मार्क हमें इस पर अचीव करने हैं, तो कम से कम हम 8 पॉइंटर्स या 8 बातें ज़रूर बताकर आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका सोल्यूशन ड्राफ्ट करूँ तो मैं क्या लिखूँगा? सबसे पहले मैं इसका क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया डिस्कस करूँगा कि एज पर IFRS 5 नॉन करंट एसेट वुड बी क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल इफ its economic benefit would be principally recovered through sale rather than using the asset. Following is the classification criteria that must be satisfied for classification under IFRS 5. Sale is highly probable. The sale is expected to be executed within next 12 months. Buyer is actively located at a price reasonable to its fair value. It is expected that management decision to sell the asset would not be changed. तो ये हम IFRS 5 का क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया जॉट डाउन करेंगे। फिर हम लिखेंगे बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन गिवन ऑन 30th April 2007 asset would be classified from IAS 16 to IFRS 5. Now at the time of classification to IFRS 5 the asset would be measured at lower of carrying amount of 855,000 or fair value less cost to sell of 870 into 96% 835,200. Therefore, it would be measured at 835,200 and impairment loss of 19,800 would be recognized in operating section of profit and loss. Subsequently, under IFRS 5, asset would not be depreciated. Then, at year end, the asset will be again measured at lower of carrying amount or fair value as cost to sell. But at year end, fair value of asset has increased to 859,200. So, impairment needs to be reversed, but impairment can be reversed maximum up to the previously recognized impairment that is of 19,800. तो यहाँ पर दोनों इम्पेयरमेंट लॉस और इम्पेयरमेंट लॉस का रिवर्सल जब रिकॉर्ड करेंगे ना तो अफेक्टिवली P&L में तो कुछ भी नहीं आएगा। देखिए आपने 2007 में इतना इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड किया, फिर इतना इम्पेयरमेंट रिवर्स कर दिया, तो अफेक्टिवली P&L में तो जीरो इम्पैक्ट गया। एसेट हमारा 855,000 पे रीमेजर हो जाएगा। प्रेजेंटेशन के बारे में भी थोड़ी बात कर देंगे
कि चूंकि हम इसको IFRS 5 में लेकर आ गए तो अब हम इसे नॉन करंट एसेट नहीं बल्कि एज अ करंट एसेट ही शो करेंगे। करंट एसेट में प्लांट एंड इक्विपमेंट हेल्ड फॉर सेल शो कर रहे होंगे। तो आपको इजीली यहाँ पर 8-9 पॉइंट्स इजीली मिल जाएंगे। आपने एक क्लासिफिकेशन पे बात कर दी, आपने लोअर ऑफ पे बात कर दी, आपने इम्पेयरमेंट पे बात कर दी, आपने डेप्रिसिएशन पे बात कर दी, आपने ईयर एंड की मेजरमेंट पे बात कर दी, आपने रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट पे बात कर दी, आपने इम्पेयरमेंट लॉस को कहाँ दिखाना है इसके ऊपर बात कर दी, आपने ईयर एंड पे बैलेंस शीट पे इसको करंट एसेट में प्रेजेंट करना है इस पर बात कर दी। तो 7-8 पॉइंट्स तो इजीली हम यहाँ से निकाल ही सकते हैं। इसका साथ साथ इसी का सजेस्टेड आंसर भी रीड करते हैं। क्या कहता है? इन अकॉर्डेंस विद IFRS 5 नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, द प्लांट एंड इक्विपमेंट शुड बी क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल ऑन 30th April. This is because the item of plant and equipment are available for immediate sale as they are no longer being used. The sale is highly probable because management is committed to sale plan. There is an active plan to find the buyer. The price is equal to fair value and sale is expected within 12 months. The plant and equipment do not form part of the disposal group because each item is for sale individually. तो यहाँ पर इन्होंने IFRS 5 की कंडीशंस जॉट डाउन की और इसके साथ ये कंक्लूड कर दिया कि 30 अप्रैल पे हमें इसे हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई कर देना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप पैरा की फॉर्म्स में लिखो, आप कंडीशंस को बुलेट में भी लिख सकते हो। फिर ऑन क्लासिफिकेशन एज हेल्ड फॉर सेल, द प्लांट एंड इक्विपमेंट शुड बी मेजर्ड एट लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल. Carrying amount is 855 and fair value less cost to sell is 835,200. That is 870,000 का 96%. The plant and equipment is therefore measured at 835,200. An impairment loss of 19,800. The difference between these two amounts is recognized in the operating section of the statement of profit and loss. And subsequently the plant and equipment is not depreciated. तो इन्होंने initial measurement और impairment और depreciation के बारे में बात कर दी. At 31st December 2007, the plant and equipment remains unsold and its fair value less cost to sell should be remeasured. The fair value has increased and the fair value less cost to sell is 859,200 now. The impairment loss originally recognized at 30th April should be reversed, but only to the extent it does not exceed the previous loss. अब चूंकि fair value less cost to sell बढ़ गई है तो हम इसको रीमेजर कर रहे हैं, लेकिन हम इम्पेयरमेंट को रिवर्स तो करेंगे लेकिन उतना जितना इम्पेयरमेंट प्रीवियसली रिकॉग्नाइज किया था. A reversal gain of 19,800 is therefore recognized in the operating section of the profit and loss, and the carrying amount of the plant and equipment at 31st December is 855,000. This is presented in the statement of financial position within current asset separately from other assets. हम इसको अब current assets में present कर रहे होंगे. तो ये हमारा plant and equipment वाला पार्ट हो गया. अब आते हैं फैक्ट्री बिल्डिंग वाले पार्ट पे. फैक्ट्री बिल्डिंग भी पहले हम इस्तेमाल कर रहे थे तो ये IAS 16 में मेजर हो रही थी, ये IAS 16 में मेजर हो रही थी. लेकिन अब इस सिनेरियो के अंदर फैक्ट्री बिल्डिंग को बेचने की बात नहीं हो रही. पहले इन्होंने 1 फरवरी पे डिसाइड किया कि हम फैक्ट्री को बंद कर देंगे, मतलब रीलोकेट कर देंगे. फिर 1 मार्च पे डिसाइड किया कि हम फैक्ट्री बिल्डिंग को रेंट आउट कर देंगे, डिवाइड करके ऑपरेटिंग लीज पे रेंट आउट कर देंगे. 30 अप्रैल पे हमने फैक्ट्री को डिवाइड करने का काम शुरू कर दिया फॉर स्मॉलर रेंटल यूनिट्स, ताकि हम इसको रेंट आउट कर सकें. अब IAS 40 ये कहता है कि व्हेन देयर इज एन एविडेंस ऑफ द चेंज इन यूज ऑफ द एसेट, अगर आपके पास एविडेंस है कि आप एसेट के यूज़ को चेंज कर रहे हो, एक एसेट को पहले खुद इस्तेमाल कर रहे थे, आप इसको एज अ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैरी करना चाहते हो, तो इसका अगर एविडेंस है तो आप इसको क्लासीफाई कर दोगे फ्रॉम रेलिवेंट स्टैंडर्ड टू IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो याद है ना, मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होता है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मतलब है कि कोई भी लैंड, कोई भी बिल्डिंग या फिर पार्ट ऑफ लैंड इन बिल्डिंग जिसको कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए, रेंटल पर्पसेस के लिए या फिर दोनों पर्पसेस के लिए कैरी किया जाए, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है. कोई भी लैंड, बिल्डिंग या पार्ट ऑफ लैंड इन बिल्डिंग जिसको कैपिटल एप्रिसिएशन, रेंटल पर्पसेस या इन दोनों पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाए, दिस इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. अब 1 फरवरी पे तो सिर्फ फैक्ट्री को रीलोकेट करने का डिसीजन हुआ था. 1 मार्च पे हमने एग्जिस्टिंग फैक्ट्री को रेंट आउट करने का डिसीजन तो लिया था. लेकिन मार्च और अप्रैल में हम फैक्ट्री को यूज़ ही कर रहे थे. तो इसका मतलब है कि 1 मार्च पे ये IAS 40 में क्लासीफाई नहीं होगा.
इवन दो, मैं रिपीट करता हूँ, इवन दो कि 1 मार्च पे हमने ये डिसाइड कर लिया था कि हम फैक्ट्री को रेंट पे देंगे, लीज पे देंगे, लेकिन मार्च और अप्रैल के महीने में तो हम फैक्ट्री को इस्तेमाल कर रहे थे ना, तो चेंज ऑफ यूज़ हुआ ही नहीं था। चेंज ऑफ यूज़ कब हो रहा है? सर 30 अप्रैल पे, जब हमने फैक्ट्री बंद कर दी। अब 30 अप्रैल पे जब हमने ये फैक्ट्री बंद कर दी तो अब हम इसे IAS 40 में लेकर आ रहे होंगे, क्योंकि हमारे पास अब एविडेंस है कि हमने फैक्ट्री बंद करके स्मॉलर यूनिट में ब्रेक करने का, डिवाइड करने का काम शुरू कर दिया है ताकि हम इसे लीज पे दे सकें। यानी कि 30 अप्रैल पे, 1 मार्च पे नहीं, 30 अप्रैल पे हम इसे IAS 16 से IAS 40 में ले जाएंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये काम 30 अप्रैल पे क्यों हो रहा है? 1 मार्च पे हमने डिसाइड तो कर लिया था कि हम फैक्ट्री को रेंट आउट करेंगे। इवन दो कि 1 मार्च पे हमने डिसाइड कर लिया था, लेकिन मार्च और अप्रैल के महीने में तो हमने फैक्ट्री को खुद ही इस्तेमाल किया है ना। यानी मार्च और अप्रैल के महीने में ये हमारी ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी थी। जब फैक्ट्री बंद हो गई और इसको डिवाइड करने का काम शुरू कर दिया फॉर द पर्पस ऑफ रेंटल अरेंजमेंट्स, तो अब ये 30 अप्रैल पे IAS 40 में क्लासीफाई होगी। अच्छा, फिर इन्होंने यहाँ पे बताया कि हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को कॉस्ट मॉडल में और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू मॉडल पे मेजर करते हैं। तो इसका मतलब है कि 30 अप्रैल X7 पे ये हमारे पास IAS 16 में है और इसकी कैरिंग अमाउंट कितनी है? इसकी कैरिंग अमाउंट है 1579,500, 1579,500। अब चूंकि IAS 16 में कॉस्ट मॉडल लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में फेयर वैल्यू मॉडल है, तो रिक्वायरमेंट यह है कि जब आप एसेट को क्लासीफाई करोगे, जब आप एसेट को IAS 16 से IAS 40 में क्लासीफाई करोगे, तो पहले इसे फेयर वैल्यू पे लेकर आओगे, और उसका जो फेयर वैल्यू गेन है, जो इसका फेयर वैल्यू गेन या लॉस है, ये एज पर IAS 16 या अकाउंट फॉर किया जाएगा। यानी IAS 16 में जो फेयर वैल्यूएशन के रूल्स हैं, रिवैल्यूएशन के रूल्स हैं, उन्हीं को फॉलो करते हुए हम एसेट को फेयर वैल्यू पे लेकर आएंगे। तो अगर हम 30 अप्रैल X7 की फेयर वैल्यू देखें तो 30 अप्रैल X7 पे फेयर वैल्यू कितनी है? 1750। यानी कि हमारे पास फेयर वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और अगर IAS 16 के अंदर फेयर वैल्यू इंक्रीज हो रही हो तो ये जो रिवैल्यूएशन गेन आता है, ये रिवैल्यूएशन गेन हमारा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड होता है। रिवैल्यूएशन गेन हमारा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड होता है। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं एज अ बैलेंसिंग फिगर, तो ये आएगा 1750 माइनस 1579.5, ये आ गया 170,500। ये हमारा रिवैल्यूएशन गेन है जो हम एज पर IAS 16 ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, और ये एज पर IAS 16 अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड होगा। अब इस डेट पे आपका एसेट IAS 16 से IAS 40 में डिक्लासीफाई हो जाएगा। IAS 16 से IAS 40 में डिक्लासीफाई हो जाएगा 1750000 की वैल्यू पे। IAS 40 में हम फॉलो कर रहे हैं फेयर वैल्यू मॉडल, तो इसका मतलब है कि IAS 40 के अंदर कोई मजीद डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं होगी। IAS 40 के अंदर कोई डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं होगी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल में हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं करते। अच्छा, अब ये कह रहा है कि 30 अप्रैल पे रेंट पे देने से पहले हम इसे स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड कर रहे हैं। मतलब फैक्ट्री के टुकड़े कर रहे हैं, अलग अलग टुकड़ों को रेंट आउट करेंगे, और उस पर हमारा कॉस्ट आ रहा है $300,000। इस पर हमारी कॉस्ट आ रही है $300,000। तो हमारी जो ये सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर है, कितनी? $300,000। ये भी हमारी कैपिटलाइज हो जाएगी, और अब हमारे एसेट की कैरिंग वैल्यू, अच्छा ये कैरिंग वैल्यू 30 अप्रैल की नहीं है स्पेसिफिकली, क्योंकि जो डेवलपमेंट का काम है वो तो 31 दिसंबर तक चलेगा। जो हमारे डेवलपमेंट का काम है वो 31 दिसंबर तक चलेगा। तो हमारी जो कैरिंग वैल्यू है 1750 प्लस 300, ये हो जाएगी 2050। अब यहाँ तक तो वो बातें हैं जो हमें जनरली पता होती है। हमें पता है इसको सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज करना है, एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना देना है। पहले आप इसे फेयर वैल्यू पे लाए, फेयर वैल्यू पे आप इसे IAS 16 से IAS 40 में ले गए, और अब सब्सिक्वेंटली जो डेवलपमेंट पे खर्चा होगा एसेट की कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। लेकिन अब आगे कहता है कि ये जो $300,000 $3 लाख का हमने डेवलपमेंट का खर्चा करवाया, ये हमने एक बैंक लोन से फाइनेंस किया है,
और ये बैंक लोन स्पेसिफिकली इसी काम के लिए लिया गया था। तो अब यहाँ पर IS-23 बोरिंग कॉस्ट का स्टैंडर्ड रेलिवेंट बन जाता है। IS-23 बोरिंग कॉस्ट का स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर किसी क्वालिफाइंग एसिड की कंस्ट्रक्शन पे, डेवलपमेंट पे कोई बोरिंग्स की जाए और उन बोरिंग्स के ऊपर जो बोरिंग कॉस्ट आएगी उस बोरिंग कॉस्ट को हम कैपिटलाइज करेंगे। एक चीज़ है जो कि हमें हो सकता है कि ना मालूम हो, लेकिन हम यहाँ डिस्कस करते हैं कि IS-23 का ऑब्जेक्टिव तो हमें क्लियर है। IS-23 का हमें ऑब्जेक्टिव तो क्लियर है कि अगर क्वालिफाइंग एसिड के लिए कोई बोरिंग्स की जा रही है तो उस बोरिंग्स के ऊपर जो बोरिंग कॉस्ट आएगी ये क्वालिफाइंग एसिड की कॉस्ट में कैपिटलाइज हो जाएगी। लेकिन IS-23 के स्कोप में लिखा है, IS-23 के स्कोप में लिखा है कि अगर क्वालिफाइंग एसिड कोई ऐसा एसिड है, अगर क्वालिफाइंग एसिड कोई ऐसा एसिड है जो कि फेयर वैल्यू पे मेजर हो रहा है, एज पर रेलेवेंट स्टैंडर्ड, तो इस केस में हमारी मर्जी है कि हम IS-23 को फॉलो करें या हमारी मर्जी है कि हम IS-23 को फॉलो ना करें। क्या मतलब सर, IS-23 को फॉलो करें, IS-23 को फॉलो ना करें? IS-23 का स्कोप ये कहता है कि अगर कोई क्वालिफाइंग एसेट है जो कि रेलेवेंट स्टैंडर्ड के हिसाब से फेयर वैल्यू पे मेजर हो रहा है, फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट फेयर वैल्यू मॉडल, या फिर IS-40 में कोई बायोलॉजिकल एसेट हो जो कि फेयर वैल्यू मॉडल पे मेजर हो रहा है, तो अगर कोई क्वालिफाइंग एसेट रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से फेयर वैल्यू पे मेजर हो तो यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, ऑप्शन है कि आप क्वालिफाइंग एसिड की बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करो, ऑप्शन है कि आप क्वालिफाइंग एसिड की बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज ना करो। दोनों बातों की इजाज़त दी गई है। मैं रिपीट करता हूं कि अगर कोई क्वालिफाइंग एसिड अपने रेलेवेंट स्टैंडर्ड के हिसाब से फेयर वैल्यू पे मेजर हो रहा है तो वहां पर बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना, वहां पर बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज ना करना, ये दोनों पॉसिबिलिटी अलाउड है। अब इसके सवाल पे क्या इंप्लीकेशन आएगी? देखें, $3 लाख का हमने लोन लिया है। लोन लिया था 30 अप्रैल 2007 पे और ये लोन अगले साल वापस होगा। ये लोन लिया था इस प्रॉपर्टी को डिवाइड करने के लिए और ये जो काम है ये 31 दिसंबर तक चलेगा। यानी कि यहाँ पर हमारी बोरिंग कॉस्ट कितनी आएगी? बोरिंग कॉस्ट आएगी $3 लाख मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय, देखें लोन भी 30 तारीख को लिया है, कंस्ट्रक्शन वर्क भी 30 तारीख को स्टार्ट हुआ है और कंस्ट्रक्शन वर्क 31 दिसंबर तक एंड हो जाएगा। तो यानी कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 8 महीने कंस्ट्रक्शन वर्क चलेगा। तो मल्टीप्लाई बाय 8/12, तो हमारे पास बोरिंग कॉस्ट का अमाउंट आ जाएगा 300 इंटू 6% इंटू 8/12, ये आ गया 12,000। अब यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, यहाँ पे दोनों काम आप कर सकते हो कि आप बोरिंग कॉस्ट को एसिड की कॉस्ट में कैपिटलाइज करो, आप बोरिंग कॉस्ट को एसिड की कॉस्ट में कैपिटलाइज करो या आप बोरिंग कॉस्ट को एक्सपेंस आउट कर दो, एसिड की कॉस्ट में कैपिटलाइज ना करो। दोनों ऑप्शंस हैं आपके पास। अगर हम कैपिटलाइज करते हैं तो हमारी कैरिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2050 प्लस 12, 2062,000। अगर हम बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करते तो हमारी कैरिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2062,000। और अगर हम बोरिंग कॉस्ट को एक्सपेंस आउट कर देते तो हमारी कैरिंग वैल्यू हो जाएगी 2050,000। फिर हम 31 दिसंबर X7 पे दोबारा से इस एसिड को फेयर वैल्यू पे लेकर आएंगे, 31 दिसंबर पे इसकी फेयर वैल्यू है 2120 दोनों केसेस में। और दोनों केसेस में जब हम फेयर वैल्यू पे लेकर आएंगे तो हमारे पास फेयर वैल्यू गेन आएगा। ये फेयर वैल्यू गेन एज पर IS-40 रिकॉर्ड हो रहा है, ये P&L में रिकॉर्ड होगा। तो 2120 माइनस 2062,
इस केस में आएगा 58,000 का फेयर वैल्यू गेन और 2120 माइनस 2050 ये आएगा 70,000 का फेयर वैल्यू गेन। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सर IAS 23 ऐसा क्यों कह रहा है कि फॉलो करें या ना करें, क्योंकि लॉजिकल है ना। अगर एक एसेट फेयर वैल्यू मॉडल में है तो वो तो वैसे भी ईयर एंड पे फेयर वैल्यू पे आ जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर IAS 23 के स्कोप में इस बात की इजाज़त दी गई है कि अगर क्वालिफाइंग एसेट फेयर वैल्यू मॉडल में है तो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना या ना करना ये आपकी मर्जी है, क्योंकि दोनों ही केसेस में अल्टीमेटली वो एसेट दोबारा से फेयर वैल्यू पे आ ही जाएगा। तो अगर हम बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करते हैं तो हमारी कैरिंग वैल्यू ये हो जाएगी, फिर फेयर वैल्यू पे लाएंगे तो 58,000 का फेयर वैल्यू गेन आएगा। अगर हम बोरिंग कॉस्ट को डायरेक्टली एक्सपेंस आउट करते हैं तो कैरिंग वैल्यू यही रहेगी, एसेट को फेयर वैल्यू पे लाएंगे तो 70,000 का फेयर वैल्यू गेन P&L में रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ये इसका कैलकुलेशन वाला पार्ट था, अब हम इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। अगेन कितनी बातें लिखनी है उसके लिए हम सवाल के मार्क्स को देखेंगे। 9 मार्क्स का पार्ट है ये, यानी कम से कम आपको 9 पॉइंट्स लिखने चाहिए यहाँ पे। और ज़रूरी नहीं है कि जो सजेस्टेड आंसर पैराग्राफ की फॉर्म में होता है वो आप इस तरीके से लिखें, आप बुलेट्स की फॉर्म में 2-2 3-3 लाइन के बुलेट्स की फॉर्म में अपना आंसर ड्राफ्ट करें। लाइक मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को डिफाइन कर दूंगा कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज एनी लैंड, बिल्डिंग और पार्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग which is held for capital acquisition, rental or both purposes. Now as per IAS 40, when there is an evidence for the change in use of the asset from owner occupied to investment property, it will be classified as investment property under IAS 40. पहले हमने क्लासिफिकेशन के बारे में बता दिया। In the given scenario, इस सिनेरियो में the factory was used as a production facility, as a production operation until 30th April, and on 30th April the factory was stopped and being developed for rental purpose. Therefore on 30th April it should be classified from IAS 16 to IAS 40. Now at the time of classification, since the company is following fair value model under IAS 40, therefore the asset would be first remeasured to its fair value as per the rules of IAS 16. The carrying amount is 1,579,500, but the fair value is 1,750,000. Therefore, the revaluation gain of 170,500 would be recognized in other comprehensive income as per IAS 16. Now the asset is reclassified. Now the asset is classified from IAS 16 to IAS 40 at the value of 1,750. Subsequently, the asset is divided into units for the purpose of rental. Therefore, the subsequent expenditure of 300,000 would be capitalized and the revised carrying amount would be 2,050. Now, this development work is financed out of bank loan specifically for the purpose. Therefore, borrowing cost may be capitalized as per IAS 23. IAS 23 allows to either capitalize or expense out the borrowing cost if it pertains to the qualifying asset carried at fair value model. IAS 23 इस बात की इजाज़त देता है कि आप बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करें या ना करें अगर आपका क्वालिफाइंग एसेट फेयर वैल्यू मॉडल में है। सो बोरिंग कॉस्ट ऑफ 12,000 वुड बी, अच्छा फिर ये भी लिख देंगे कि अंडर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एसेट वुड नॉट बी डेप्रिशिएटेड। बोरिंग कॉस्ट ऑफ 12,000 वुड बी आइदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। इफ बोरिंग कॉस्ट इज कैपिटलाइज्ड द रिवाइज कैरिंग अमाउंट इज 2,062 एंड इफ नॉट द कैरिंग अमाउंट इज 2,050. एट ईयर एंड the asset would be remeasured to its fair value, which is 2120,000, and fair value gain of either 58,000 or 70,000 as the case may be would be recognized in profit and loss. अच्छा फिर ये भी बता देंगे कि ये जो फेयर वैल्यू गेन है, ये फेयर वैल्यू गेन आपका P&L में इन्वेस्टिंग सेक्शन के अंदर, इन्वेस्टिंग कैटेगरी के अंदर प्रेजेंट होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर जो फेयर वैल्यू गेन और लॉस आता है हम इन्वेस्टिंग कैटेगरी, इन्वेस्टिंग सेक्शन में दिखाते हैं P&L में। और फिर साल के आखिर में जो आपके पास ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है इसे आप एसेट्स में एज अ नॉन करंट एसेट प्रेजेंट कर दोगे। तो मेरे ख्याल है हमें आसानी से 8-9 पॉइंट्स मिल जाएंगे। सबसे पहले हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को डिफाइन कर दिया, फिर चेंज ऑफ यूज़ की एविडेंस की बात कर दी, फिर सिनेरियो के साथ हमने लिंक कर दिया कि 30 अप्रैल पे एसेट को क्लासीफाई किया जाएगा। क्लासीफाई करने से पहले हम इसे IAS 16 में ही रहते हुए रीमेजर करेंगे, 4 पॉइंट हो गए। फिर IAS 40 में क्लासीफाई करने के बाद जो डेवलपमेंट कॉस्ट है कैपिटलाइज होगी, 5 पॉइंट हो गए। फिर IAS 23 में एक पॉइंट ये लिख सकते हैं कि बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करें, एक कॉस्ट बात लिख सकते हैं कि बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज ना करें, 7 पॉइंट्स हो गए।
फिर ईयर एंड पे दोबारा फेयर वैल्यू पे लेकर आएंगे तो इतना फेयर वैल्यू गेन और लॉस आएगा, 8 पॉइंट हो गए। फेयर वैल्यू गेन और लॉस को पीएनएल के इन्वेस्टिंग सेक्शन में दिखाएंगे, 9 पॉइंट्स हो गए। ईयर एंड पे एसेट को एज अ नॉन करंट एसेट बैलेंस शीट पे प्रेजेंट करेंगे, 10 पॉइंट हो गए। तो आसानी आप यहाँ पर 8-9 पॉइंट्स 10 पॉइंट लिख सकते हैं। इसका एसीसी एक आंसर रीड करता है, कहता है फैक्ट्री बिल्डिंग के बारे में। अकॉर्डिंग टू IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी हेल्ड टू अर्न रेंटल और फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। A factory which is rented to tenant under operating lease meets this definition। तो पहले तो उन्होंने बताया कि ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती क्या है और ये फैक्ट्री इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन मीट कर रही है। IAS 40 states that transfer is made from property, plant and equipment to investment property when building meets the definition of investment property and there is evidence of the change in use। हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में उस वक्त क्लासीफाई करेंगे जब हमारे पास एविडेंस ऑफ चेंज इन यूज मौजूद हो। मैनेजमेंट इंटेंशंस आर नॉट इन द एविडेंस ऑफ द चेंज इन यूज। देखिए मैनेजमेंट ने तो 1 मार्च पे ही डिसाइड कर लिया था कि लीज पे देंगे, लेकिन मैनेजमेंट का इंटेंशन काफ़ी नहीं है। देयरफॉर द फैक्ट्री वॉज नॉट ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऑन 1 Feb। ऑन 30 April ओनर ऑक्यूपेशन सीज्ड एंड डेवलपमेंट स्टार्टेड टू कन्वर्ट द बिल्डिंग फॉर रेंटल। 30 अप्रैल पे हमने फैक्ट्री को बंद करके इस पे काम करवाना शुरू किया ताकि इसको रेंट आउट कर सकें। This provides evidence of change in use and this is the date when the property should be declassified as investment property. Then, prior to transfer, the building was an item of property, plant and equipment which was measured using the cost model and which had a carrying amount of 1,579,500. Company measures the investment property using the fair value model and therefore on transfer to investment property, the building should be remeasured to fair value and the gain was recognized as revaluation surplus in accordance with IAS 16 property, plant and equipment। तो वही बात कर दी कि IAS 16 में कॉस्ट मॉडल है, IAS 40 में फेयर वैल्यू मॉडल है। चूंकि हम IAS 40 में जा रहे हैं तो पहले इसे IAS 16 में ही रीवैल्यू करेंगे। द बिल्डिंग फेयर वैल्यू वॉज 1.75 million on 30 April, सो रिवैल्यूएशन गेन ऑफ 170,500 जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया था। 170,500 should be recognized in other comprehensive income. The gain will be presented as an item which will not be reclassified to profit and loss। अच्छा ये एक बात है जो हमने मिस कर दी थी कि ये जो गेन आएगा OCI के अंदर इसको हम प्रेजेंट करेंगे कि ये P&L में रिक्लासीफाई नहीं होगा। इसलिए OCI में जो चीज़ें आती हैं उसको हम 2 तरह से प्रेजेंट करते हैं। आइटम दैट विल बी रिक्लासीफाइड टू P&L सब्सिक्वेंटली, आइटम दैट विल नॉट बी रिक्लासीफाइड टू P&L सब्सिक्वेंटली। तो ये जो OCI में रिवैल्यूएशन गेन आता है ये डिस्पोजल के वक्त डायरेक्टली इक्विटी में चला जाता है, ये P&L में रिसाइकल नहीं होता। द बिल्डिंग इज इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट इट्स फेयर वैल्यू ऑफ 1.75 million। देन द $300 spent to divide the factory into smaller unit would be added to the carrying amount of the property। हमने 300,000 की डेवलपमेंट कॉस्ट कैपिटलाइज कर दी। अब IAS 23 की बात हो रही है। IAS 23 requires that eligible borrowing cost incurred in relation to the development of qualifying asset form part of the cost of that asset। Investment property is a qualifying asset, however, but IAS 23 permits qualifying asset measured at fair value to be scoped out of its requirement। यानी कि IAS 23 इस बात की इजाज़त देता है कि अगर क्वालिफाइंग एसेट फेयर वैल्यू पे है तो फिर इस पे आप IAS 23 अप्लाई ना करें, इसको स्कोप से बाहर ले जाएं। Therefore, company may choose to recognize eligible borrowing cost on the loan to fund the development as a part of the cost of investment property or recognize them in the financing section of the profit and loss। या तो आप इसे borrowing cost को कैपिटलाइज करें या आप इसे एक्सपेंस आउट कर दें, फाइनेंसिंग सेक्शन में दिखा दें। If company chooses to capitalize the borrowing cost, the amount which increases the cost of investment property is 12,000। ये जो हमने कैलकुलेट किया, and this relates to the 8-month period when the loan was outstanding and development activities were underway। Depending on whether the borrowing costs are recognized as part of the cost of the asset when development is complete, the carrying amount of the property is 2050 और 2062। या तो प्रॉपर्टी की वैल्यू 2050 होगी या 2062 होगी। Subsequently, at 31st December, the property should be remeasured to its revised fair value of 2120। A gain of either 70,000 or 58,000 is recognized in the investing section in the statement of profit and loss। फिर ईयर एंड पे हम इसे इस वैल्यू पे लेकर आएंगे, या तो इतना फेयर वैल्यू गेन आएगा या इतना, और जो भी फेयर वैल्यू गेन और लॉस आएगा ये P&L के इन्वेस्टिंग सेक्शन में रिकॉर्ड हो जाएगा।
तो ये सवाल का एक पार्ट कंप्लीट होता है, पार्ट ए कंप्लीट होता है जो कि एग्जिबिट 1 से पर्टेन करता है। अब बढ़ते हैं सवाल के सेकंड पार्ट पे, एग्जिबिट 2 पे। पहले मैं रिक्वायरमेंट रीड करता हूँ। कहता है यूजिंग एग्जिबिट 2 एंड इन अकॉर्डेंस विद IFRS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड explain with supporting calculations how the new legislation affect the accounting treatment of the asset and liabilities of the oil palm division in the year ended 31st December 2007, 8 मार्क्स। एग्जिबिट 2 की इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए IFRS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए हमें सपोर्टिंग कैलकुलेशंस के साथ एक्सप्लेन करना है कि न्यू लेजिस्लेशन की वजह से क्या ट्रीटमेंट होगी एसेट और लाइबिलिटीज़ की जो कि ऑयल पाम डिवीजन से पर्टेन करते हैं इस ईयर एंड में। अब एग्जिबिट 2 में हमारे पास किसी नए लेजिस्लेशन, न्यू लेजिस्लेशन, नए कानून की इंफॉर्मेशन है। दिस प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यू लेजिस्लेशन विच विल इम्पैक्ट द कंपनीज ऑपरेशन। रीड करते हैं इसे। कहता है कंपनी ऑपरेट्स एन ऑयल पाम डिवीजन विच प्रोड्यूसेस पाम ऑयल फॉर यूज इन बायोफ्यूल्स। The division includes an oil palm plantation and a processing unit, both of which were brought into use in 2001 and which were expected to be used for 25 years. The production process involves growing fruits on palm tree, harvesting the fruit, and then processing it to extract the palm oil. The palm oil is then sold to the biofuel producers. देखें, कंपनी जो है वो एक ऑयल पाम डिवीजन ऑपरेट कर रही है और कंपनी जो है वो पाम ऑयल बनाती है जिसे बायोफ्यूल में इस्तेमाल किया जाता है। इस डिवीजन में एक ऑयल पाम प्लांटेशन है और एक प्रोसेसिंग प्लांट है और ये दोनों इस्तेमाल हो रहे हैं 2001 से और इनकी जो लाइफ है वो 25 साल है। प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या होता है कि पहले पाम ट्री के ऊपर फ्रूट्स उगाए जाते हैं, फिर उन फ्रूट्स को हार्वेस्ट किया जाता है, फिर उन फ्रूट्स को प्रोसेस करके उससे पाम ऑयल निकाला जाता है और जो भी ये पाम ऑयल आता है ये बायोफ्यूल प्रोड्यूसर्स को बेच दिया जाता है। ऑन 31 दिसंबर 2007 ईयर एंड पे न्यू लेजिस्लेशन वाज अनाउंस्ड टू कॉम्बैट डिफॉरेस्टेशन एंड रिड्यूस ग्रीन हाउस इमिशन गैस इमिशंस। कह रहे 31 दिसंबर 2007 पे एक नया कानून पास हुआ जो कि डिफॉरेस्टेशन को रोकना चाहता है और ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कम करना चाहता है। This prohibits the use of palm oil as biofuel from 1st January 2002, which is in 4 years' time. Company has identified that this is an indicator of impairment for the palm oil division. देखें, ईयर एंड पे एक नया कानून पास होता है जो कि डिफॉरेस्टेशन को, मतलब दरख्तों को काटना या जंगलात को काटने को कम करना चाहता है, रोकना चाहता है, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करना चाहता है। तो इस कानून के तहत पाम ऑयल को अब बायोफ्यूल के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा 1 जनवरी Y2 के बाद से, और 1 जनवरी Y2 4 साल बाद है। कंपनी ने कहा कि ये इंडिकेटर ऑफ इम्पेयरमेंट है। ऑब्वियसली अगर हमें ये बात ना भी बताई होती तो भी ये बात हमें पिक करनी थी कि अगर कानून में चेंजेस आने की वजह से हमारे कस्टमर्स अब अगले 4 साल तक ही हैं, 4 साल बाद हमारे कस्टमर्स नहीं होंगे, तो इसका मतलब है कि हमारा एसेट इम्पेयर हो गया। ये एक एक्सटर्नल इंडिकेटर ऑफ इम्पेयरमेंट है। एनीवे, कहता है कंपनी ऑयल पाम डिवीजन इज अ कैश जनरेटिंग यूनिट। एट 31 दिसंबर 2007 द कैरिंग अमाउंट ऑफ इट्स करंट एंड नॉन करंट एसेट वर एज फॉलो। कहता है ये कंपनी जो ये ऑयल डिवीजन है ये एक CGU है और 31 दिसंबर पे ये सब कुछ है इसके करंट नॉन करंट एसेट में। नॉन करंट एसेट में हमारे पास लैंड, प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट आ रहा है 5408000 5.4 मिलियन। ऑयल पाम ट्रीज आ रहे हैं 594 मिलियन। करंट एसेट्स में हमारे पास हार्वेस्टेड फ्रूट आ रहे हैं, ऑयल एक्सट्रैक्टेड पाम ऑयल आ रहा है, तो टोटल आ गया 6302। अच्छा, अब देखिए आगे रीड करने से पहले जो ये लैंड, प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट है ये तो IAS 16 के तहत प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो ऑयल पाम और ट्रीज है क्या ये बायोलॉजिकल एसेट है एज पर IAS 41 या ये भी IAS 16 के तहत प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट है? अगर हमने IAS 41 तरीके से पढ़ा है तो हमने IAS 41 में कॉन्सेप्ट पढ़ा था बेयरर प्लांट्स का। बेयरर प्लांट्स का मतलब है कि ऐसे प्लांट्स जो कि बेयरर हो, यानी कि जिन पे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या चीज़ें लगती हों और जिनकी नंबर ऑफ ईयर्स की लाइफ हो। तो पाम ऑयल ट्रीज जो है वो फ्रूट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ऑब्वियसली इसकी लाइफ 1 साल से बल्कि 25 साल की लाइफ है इसकी। तो इसका मतलब है कि ये जो पाम ऑयल ट्रीज है ये
बियरर प्लांट्स हैं। अच्छा, बियरर प्लांट्स का कॉन्सेप्ट फिर रेलिवेंट क्यों है सर? अगर एक एग्रीकल्चर आइटम मतलब अगर एक एग्रीकल्चर एक्टिविटी बियरर प्लांट्स है तो फिर इस बियरर प्लांट्स को एज पर IAS 16 ही अकाउंट फॉर किया जाता है, एज पर IAS 40 अकाउंट फॉर नहीं किया जाता। बियरर प्लांट्स का एरिया ऐसा है जो कि IAS 41 में अकाउंट फॉर नहीं किया जाता, सॉरी IAS 41। बियर प्लांट्स ऐसी मतलब एक्टिविटी है जिसे हम IAS 41 में अकाउंट फॉर नहीं करते एज अ बायोलॉजिकल एसेट, जिसे हम एज पर IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट फॉर करते हैं। और फिर ये तो हमारे पास इन्वेंट्री है। याद रहे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट बायोलॉजिकल एसेट है, हार्वेस्टिंग के बाद अब वो हमारी इन्वेंट्री बन जाती है। तो ये हार्वेस्टेड फ्रूट है और ये पाम ऑयल है। आगे कहता है द इनिशियल कैरिंग अमाउंट ऑफ द प्लांटेशन लैंड इंक्लूडेड द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन टू reforest द लैंड व्हेन द पाम ऑयल प्रोडक्शन सीजेस। द इनिशियल कैरिंग अमाउंट ऑफ द प्लांटेशन लैंड, ये जो प्लांटेशन वाली लैंड आ रही है ना, इसके अंदर एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन है टू reforest द लैंड व्हेन द पाम ऑयल प्रोडक्शन सीजेस। यानी जिस जगह पे हम ये पाम ऑयल की प्रोडक्शन वगैरह कर रहे हैं वहाँ की लीगल रिक्वायरमेंट यह है कि जब हमारी ये 25 साल की ज़िंदगी पूरी हो जाएगी तो हमें यहाँ पर दोबारा से दरख्त लगाना है, हमें दोबारा से यहाँ पर फॉरेस्ट क्रिएट करना है। यानी हम एक ज़मीन के ऊपर पाम ट्रीज ग्रो करके वहाँ से पाम फ्रूट निकाल रहे हैं, लेकिन लीगल रिक्वायरमेंट यह है कि जब 25 साल पूरे हो जाएंगे, जब प्रोडक्शन ख़त्म हो जाएगी, तो हमें यहाँ पर दोबारा से फॉरेस्टेशन यानी कि दोबारा से दरख्त जंगलात लगाना है। और जो भी ये रिफॉरेस्टेशन की कॉस्ट, ये बेसिकली डिसमेंटलिंग कॉस्ट कह लो इसे, ये डिसमेंटलिंग कॉस्ट इस कैरिंग अमाउंट के अंदर शामिल है। द कैरिंग अमाउंट ऑफ द रिफॉरेस्टेशन प्रोविजन वाज 450,000 एट 31 दिसंबर 2007। ये जो रिस्टोरेशन प्रोविजन है ये कितना है? $4.5 लाख 31 दिसंबर 2007 पे। एन एक्सपेक्टेड फ्यूचर कॉस्ट टू रिफॉरेस्ट द लैंड आर अनचेंज फ्रॉम द इनिशियल एस्टिमेट। और जो भी एक्सपेक्टेड खर्चा आना है वो चेंज नहीं हुआ, वो अनचेंज ही है। अच्छा, 4.5 लाख का खर्चा नहीं होना होगा, 4.5 लाख को तो हमने प्रेजेंट वैल्यू टर्म में रिकॉर्ड किया होगा। एट 31 दिसंबर 2007 द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द नेट कैश फ्लोज एक्सपेक्टेड टू बी जनरेटेड बाय द कैश जनरेटिंग यूनिट नॉन करंट एसेट ओवर द फॉलोइंग 4 years was 3.15 million. The fair value less cost to sell, cost of disposal of the non-current asset was 35.1 million, which reflects the fact that any buyer would assume the obligation to reforest the land. कहता है 31 दिसंबर X7 पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश फ्लोज जो कि नॉन करंट एसेट से जनरेट होंगे अगले 4 सालों में वो 3.15 मिलियन है, और फेवरेबल लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल 5.1 मिलियन है। और जो भी बायर हमसे ये लैंड बाय करेगा फिर उसके ऊपर ये जिम्मेदारी होगी कि उसने इस लैंड को रिफॉरेस्ट करना है। अच्छा जी, तो हमारे पास पाम ऑयल डिवीजन, अब देखें हमने ये जो पाम ऑयल डिवीजन रन कर रहे हैं ये हम रन कर रहे हैं 2000X1 से, ये हम रन कर रहे हैं 2000X1 से। अभी 2000X7 चल रहा है, यानी कि अभी 7 साल गुजरे हैं, अभी 7 साल गुजरे और 25 साल की टोटल लाइफ थी। अब अगर अभी 7 साल गुजरे और 25 साल की टोटल लाइफ थी तो इसका मतलब है तकरीबन 18 साल की रिमेनिंग लाइफ थी, 18 साल की रिमेनिंग लाइफ थी। लेकिन नए कानून ने 4 साल के बाद पाम ऑयल की प्रोडक्शन को रोक दिया। यानी नया कानून ये कहता है कि अब 4 साल के बाद आप पाम ऑयल की प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है इन सारी बातों को अगर हम मिला जुला कर पढ़ें तो ये न्यू लेजिस्लेशन की वजह से हमारी जो एसिड की यूज़फुल लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा श्रिंक हो गई है। यानी पहले इन टोटलिटी 25 साल थी, अभी अगर हम देखें तो 7 साल गुजर गए, मज़ीद हम 4 साल इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि 11 साल। तो चूंकि एसिड की यूज़फुल लाइफ सिग्निफिकेंटली कम हो गई है तो इसका मतलब है ये एक एक्सटर्नल इंडिकेटर ऑफ इम्पेयरमेंट है, एक्सटर्नल इंडिकेटर ऑफ इम्पेयरमेंट है। अब चूंकि ये एक्सटर्नल इंडिकेटर ऑफ इम्पेयरमेंट है तो हमें इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करना होगी। इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करने के लिए हम क्या करते हैं,
हम कैरिंग अमाउंट को रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ना थोड़ी इन्फॉर्मेशन कम है। जैसे फॉर एग्जांपल कि पहले तो हम एसिड को 25 साल के हिसाब से डेप्रिशिएट कर रहे थे, लेकिन अब इस एसिड की लाइफ सिर्फ 4 साल रह गई है। अब इस एसिड की लाइफ सिर्फ 4 साल रह गई, तो इसका मतलब है इसकी यूजफुल लाइफ कम हो गई है, तो डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंगली एडजस्ट होगा। फिर हमने जो प्रोविजन मेंटेन किया हुआ है 31 दिसंबर पे, ये इस एक्सपेक्टेशन पे किया हुआ है कि एसिड को अगले मतलब एसिड को इन टोटलिटी 25 साल बाद डिसमेंटल किया जाएगा, इस ज़मीन को 25 साल बाद रिफॉरेस्ट किया जाएगा। लेकिन अब तो 4 साल बाद ही हम मज़ीद पाम ऑयल नहीं लगा सकते, तो इसका मतलब है कि 4 साल बाद ही हमें फॉरेस्टेशन वाला काम करना होगा, रिफॉरेस्टेशन वाला काम करना होगा, तो प्रोविज़न को भी रीमेजर करने की ज़रूरत है। अब ये सारी बातें वो हैं जो कि सवाल के फैक्ट्स में तो हैं, लेकिन हमें नंबर्स टर्म में डेटा नहीं दिया हुआ, हम सिर्फ इस पर बात कर सकते हैं, लिख नहीं सकते। जैसे मैं यहाँ पे ये लिखूँगा कि एक तो इसकी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग होगी, क्योंकि न्यू लेजिस्लेशन की वजह से हमारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गए, तो डेप्रिसिएशन भी अकॉर्डिंगली रिवाइज लाइफ पे रिकॉर्ड होगी। प्रोविजन को भी रीमेजर किया जाएगा बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड आउटफ्लो, जो पहले इन टोटलिटी 25 साल में होने थे, अब अगले 4 साल में होने। तो ये सारी बातें हम थ्योरेटिकली कर देंगे। अच्छा, इसके बाद अब हम करेंगे इम्पेयरमेंट टेस्टिंग। इम्पेयरमेंट टेस्टिंग के लिए हमारे पास क्या क्या है सर? हमारे पास लैंड, प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट है, हमारे पास ऑयल पाम ट्रीज़ है। ऑयल पाम ट्रीज़ के बारे में भी बात करेंगे कि ऑयल पाम ट्रीज़ को हम एज़ पर IS 41 फेयर वैल्यू पे मेजर नहीं कर रहे, हम इसको एज़ पर IS 16 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट अकाउंट फॉर कर रहे हैं। देखें, एक चीज़ तो शायद आपको याद हो कि IS 36 का भी हमने एक स्कोप पढ़ा है कि IS 36 किन किन एसेट्स पे अप्लाई होता है, और IS 36 के स्कोप में स्कोप एक्सेप्शन है बायोलॉजिकल एसेट्स एट फेयर वैल्यू अंडर IS 41। वो बायोलॉजिकल एसेट जो कि फेयर वैल्यू पे मेजर होते हैं एज पर IS 41, वो IS 36 की एक्सेप्शन है, यानी कि उस पर IS 36 के तहत इम्पेयरमेंट टेस्टिंग नहीं होती, इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड नहीं की जाती। लेकिन ये ऑयल पाम ट्रीज तो बियरर प्लांट्स हैं, IS 41 में नहीं, IS 16 में अकाउंट फॉर किए जाते हैं, यानी इस पर IS 36 का स्टैंडर्ड बिल्कुल अप्लाई होगा। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे हमें करंट एसेट्स में हार्वेस्टेड फ्रूट्स और पाम ऑयल दिए, मतलब एक्सट्रैक्टेड पाम ऑयल दिया हुआ है, जो कि इन्वेंट्री है, जो कि हमारी इन्वेंट्री है, और इन्वेंट्री तो बिल्कुल सेपरेटली सेल होगी, इन्वेंट्री तो बिल्कुल सेपरेटली सेल होगी, तो इसको यहाँ पर मिक्सअप करने की ज़रूरत नहीं है। इवन यहाँ पर अगर आप देखें ना, तो हमें वैल्यू इन यूज़ और फेवरेबल यूज कॉस्ट टू सेल भी जो दी है ना, वो सिर्फ नॉन करंट एसेट्स की दी है, वो पूरे डिवीजन की नहीं दी, वो सिर्फ नॉन करंट एसेट्स की दी है। ठीक है। अच्छा, हमारे पास वैल्यू इन यूज़ और फेवरेबल यूज कॉस्ट टू सेल है, लेकिन मैं इस वैल्यू इन यूज़ और फेवरेबल यूज कॉस्ट टू सेल को सिर्फ इन दोनों से कंपेयर नहीं करूँगा। क्या कह रहे हैं सर आप? यहाँ देखें, हमारे पास इनकी कैरिंग वैल्यू कितनी है, 5408 और 594। तो ये आ गया 5408, 594, 6002, ये हमारे पास कैरिंग अमाउंट है। और रिकवरेबल अमाउंट हमारे पास कितनी है सर? रिकवरेबल अमाउंट दो चीज़ों का हायर होती है, हायर ऑफ वैल्यू इन यूज़ और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो वैल्यू इन यूज़ है हमारे पास 3.15 और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है 5.1 मिलियन। तो ऑब्वियसली इन दोनों का हायर आ जाएगा 5.1 मिलियन। अब 5.1 मिलियन को मैं डायरेक्टली इस कैरिंग वैल्यू से कंपेयर नहीं करूँगा, क्योंकि इस लैंड और पाम ऑयल ट्रीज़ के साथ एक ऑब्लिगेशन भी है कि जो भी इसे इस्तेमाल करेगा यूज़फुल लाइफ के एंड पे उसे रिफॉरेस्टेशन करनी है। इन्होंने बताया था कि जब हम इसको बेचेंगे तो बायर वो ऑब्लिगेशन अज्यूम करेगा, यानी कि ये दो चीज़ें तो आएंगी, लेकिन 4.5 लाख का प्रोविज़न भी है, 4.5 लाख का प्रोविज़न भी है। तो रिफॉरेस्टेशन प्रोविज़न, अब यहाँ पर हम इसकी रिवाइज अमाउंट नहीं कैलकुलेट कर सकते, गिवन नहीं है, हम 4.5 लाख के अमाउंट लेंगे, हम 4.5 लाख के अमाउंट लेंगे।
तो हमारे पास कैरिंग वैल्यू कितनी आ गई 5408 प्लस 594 माइनस 4.5 लाख, ये आ गया 5552। हमें इन्हें रिकवरेबल अमाउंट पे लेकर आना है। रिकवरेबल अमाउंट कितनी है 5100। ऑब्वियसली जब आप 5552 की कैरिंग अमाउंट को नेट 5.1 मिलियन के रिकवरेबल अमाउंट पे लेकर आओगे तो आपको इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इम्पेयरमेंट लॉस कितना रिकॉर्ड करना पड़ेगा 5552 माइनस 5100। इम्पेयरमेंट लॉस हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा 452,000। जब 452 का इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड करेंगे तो ये एसेट की कैरिंग वैल्यू यहाँ से यहाँ जाएगी। अब प्रोविजन पे तो मजीद कोई मतलब प्रोविजन तो लायबिलिटी है तो इस पर तो कोई इम्पेयरमेंट अलोकेट नहीं होगी। 452 की जो इम्पेयरमेंट है वो इन दोनों की कैरिंग वैल्यू के रेशियो में अलोकेट हो जाएगी। कैसे 452 मल्टीप्लाई बाय 5408 डिवाइडेड बाय 5408 प्लस 594, तो ये आ गया 413। इसी तरीके से 452 मल्टीप्लाई बाय 594 डिवाइडेड बाय 5408 प्लस 594, ये आ गया 45। इसको 412 कर दें। 412 प्लस 45, ये आ गया 4, मैंने कुछ कैलकुलेशन एरर किया है। 452 मल्टीप्लाई 5408 डिवाइडेड बाय 5408 प्लस 594, हाँ ये आ रहा है हमारे पास 407। ये मैंने गलत कैलकुलेट किया था, ये आ रहा है 407। तो हमने 452 की इम्पेयरमेंट को इन दोनों की कैरिंग वैल्यू के रेशियो में एलोकेट कर दिया। तो हमारे पास रिकवरेबल अमाउंट क्या बचेगी 5408 माइनस 407, 5001, 594 माइनस 45, यह आ जाएगा 549 और ये 450 ही रहेगा। तो 5001 प्लस 549 माइनस 450, ये हमारे पास 5100 आ गया। अब ये हमने सारा कैलकुलेशन वाला पार्ट परफॉर्म कर लिया, लेकिन हमें सिर्फ कैलकुलेशन नहीं करनी, हमें तो एक्सप्लेन करना है। 8 मार्क्स का मतलब है कम से कम 8 पॉइंटर्स निकालेंगे, 8 बातें यहाँ पर लिखेंगे। अब देखें हम 8 पॉइंट्स क्या क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, बिकॉज ऑफ द न्यू लेजिस्लेशन द यूजफुल लाइफ ऑफ द पाम ऑयल डिवीजन हैज़ बीन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड from 25 years in total to 4 years remaining life. Therefore, this is an external indicator of impairment and this division would be tested for impairment as per IS 36. एक बात हमने ये लिख दी। Secondly, since the useful life has been reduced, therefore the asset should have been depreciated based on the revised life and the provision should be remeasured based on the एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ एक्सपेक्टेड कैश आउटफ्लोज। चूँकि अब लाइफ रिड्यूस हो गई है तो डेप्रिसिएशन भी एडजस्ट होनी चाहिए थी और प्रोविजन भी रीमेजर होना चाहिए था, लेकिन वो हम यहाँ कर नहीं सकते, हमें डेटा वेटा दिया हुआ नहीं है कुछ। देन द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द डिवीजन नॉन करेंट एसेट इज हायर ऑफ वैल्यू इन यूज और फेवरेबल कॉस्ट टू सेल, दिस इज 5100। नाउ द कैरिंग अमाउंट वुड बी, फिर हम ये लिखेंगे कि सिंस द buyer would assume the obligation to reforest the land, therefore carrying amount should be comparable with this recoverable amount, and in order to make it comparable, the carrying amount of non-current asset together with provision for reforestation should be compared with the recoverable amount, तो हमने ये carrying amounts को इन recoverable amount से compare किया। The carrying amount net of provision of the non-current asset is 5552, whereas the recoverable amount is 5.1 million. Therefore, non-current asset would be impaired by $452,000. The impairment of $452,000 would be allocated between the land, plant and equipment and the oil palm trees in the ratio of their carrying amount. And the calculation is as follow. ये calculation perform कर देंगे। ये भी लिख सकते हैं कि since oil palm trees are bearer plants, they would be accounted for as per IS 16, not under IS 41, and they are within the scope of IS 36 impairment of asset.
तो इस तरीके से आप इजीली यहाँ पर 8-9 पॉइंट्स मैनेज कर सकते हो। इसका इसी से एक आंसर रीड करता है, कहता है कंपनी आइडेंटिफाइड द न्यू लेजिस्लेशन एज एन इंडिकेटर ऑफ इम्पेयरमेंट फॉर द ऑयल पाम डिवीजन। ये बात तो सवाल में वैसे दी भी थी। On 31st December and in accordance with IAS 36 impairment of asset, division a cash generating unit should have been tested for impairment by comparing its carrying amount with its recoverable amount. Recoverable amount is the higher of 3.515 million value in use and 5.1 million favorable as cost to disposal and is therefore 5.1 million. The carrying amounts of CGU should be calculated on consistent basis with the recoverable amount. It should include the non-current assets which are included in the recoverable amount calculation. It should also include the reforestation provision since this cannot be separated from the land which it relates to and because any buyer of the land would have to assume the associated liability. तो इन्होंने बताया कि आप रिकवरेबल अमाउंट और कैरिंग अमाउंट को जो कंपेयर करोगे वो कंपेरेबल होना चाहिए कंसिस्टेंट बेसिस पे। रिकवरेबल अमाउंट में नॉन करंट एसेट शामिल है तो हम कैरिंग अमाउंट भी नॉन करंट एसेट्स की ही लेंगे और प्रोविजन को भी शामिल करेंगे क्योंकि हम प्रोविजन को लैंड से अलहदा नहीं कर सकते। जो भी बायर ये लैंड परचेस करेगा उसे ये लायबिलिटी पे ऑफ करनी पड़ेगी, मतलब उसे ये रिफॉरेस्टेशन का काम करना पड़ेगा। फिर कहता है द कैरिंग अमाउंट ऑफ द सीजीयू एक्सक्लूड्स द इन्वेंट्री ऑफ फ्रूट एंड पाम ऑयल। दिस इज बिकॉज दीज जनरेट इंडिपेंडेंट कैश फ्लोज ऑन सेल एंड डू नॉट कंस्टिट्यूट द कैलकुलेशन ऑफ रिकवरेबल अमाउंट। हम इन्वेंट्री को इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट हमारे पास नॉन करंट एसेट्स की है, इन इन्वेंट्रीज की नहीं है। अगर इन्वेंट्रीज की भी होती तो फिर आप ओवरऑल कंपैरिजन करते हैं, लेकिन फिर भी इन्वेंट्री को इम्पेयर ना करते क्योंकि इन्वेंट्री ऑलरेडी IAS 2 के हिसाब से लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे रिकॉर्डेड है। तो इन्वेंट्री को फिर भी हम इम्पेयर ना करते, इम्पेयरमेंट इन दोनों को एलोकेट होती। और यहाँ पर जो रिकवरेबल अमाउंट दी हुई है वो भी इन्हीं की दी हुई है, इन्वेंट्रीज की, करंट एसेट्स की नहीं दी हुई। आगे The carrying amount of the CGU is therefore land, property and equipment, oil palm trees and restoration provision 5552. An impairment loss of 452 arises. Company should recognize this in the operating section of the P&L. अच्छा, ये चीज़ हमने नहीं जॉट डाउन की थी कि ये जो impairment loss है ये P&L के ऑपरेटिंग सेक्शन में रिकॉर्ड होगा। ये P&L के ऑपरेटिंग सेक्शन में रिकॉर्ड होगा। जब से IFRS 18 आया है उसके बाद से हमें हर एक्सपेंस को ये प्रेजेंटेशन भी बता देनी चाहिए कि इस एक्सपेंस की या इस इनकम की प्रेजेंटेशन कहाँ पे होगी, ऑपरेटिंग सेक्शन में, फाइनेंसिंग सेक्शन में या इन्वेस्टिंग सेक्शन में। फिर कहता है द इम्पेयरमेंट लॉस शुड बी एलोकेटेड टू द एसेट ऑफ CGU विच आर विद इन द स्कोप ऑफ IAS 36 इन प्रोपोर्शन टू देयर कैरिंग अमाउंट। द ऑयल पाम ट्रीज आर बेयर प्लांट बिकॉज दे आर यूज टू प्रोड्यूस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फॉर मोर देन वन पीरियड। Bearer plants are accounted for asset within the scope of IAS 16 rather than biological asset within the scope of IAS 41. Therefore, IAS 36 does apply to them. तो उन्होंने बताया कि bearer plants IAS 16 है, IAS 41 नहीं है, इसलिए इस पे IAS 36 भी अप्लाई होता है। फिर उन्होंने वो कैलकुलेशन परफॉर्म कर दी जो हमने भी परफॉर्म की है, 407 और 45 में इम्पेयरमेंट को डिवाइड कर दिया। आगे कहता है आफ्टर द रिकॉग्निशन ऑफ इम्पेयरमेंट the non-current assets should be depreciated over their remaining useful life. Company is required to review this at the end of each financial year. Based on the information provided, the remaining life of the palm oil trees is 4 years and the useful life of the land, plant and equipment is also likely to be reduced. The provision was originally recognized to reflect the discounted value of restoration cost after 25 years. The new legislation means that the obligation to reforest the land will now have to be met in 4 years. As a result, the carrying amount of the provision should be increased so that it is equal to the expected future cost discounted after 4 years. ये वाली बात वही है जो हमने अपने सोल्यूशन में सबसे पहले लिख दी थी कि आप एसेट की रिवाइज लाइफ की बेसिस पे उसे डेप्रिशिएट करोगे, प्रोविजन को रीमेजर करोगे बेस्ड ऑन 4 years एक्सपेक्टेड आउटफ्लो। अच्छा, ये कुछ बातें सोल्यूशन में लिखी है कि ये सवाल के अंदर कुछ ऐसा एरिया भी है जो कि आपके करिकुलम का, आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन अगर किसी ने इस पर डिस्कशन कर दी तो ऑब्वियसली इसको कंसिडर किया जाएगा। द रिवाइज टाइमिंग ऑफ पेमेंट टू reforest द लैंड मीन्स दैट द प्रोविजन मस्ट बी रीमेजर्ड। एज अ रिजल्ट द प्रोविजन विल इंक्रीज a credit entry. However, if FRIC 1 changes in existing decommissioning, restoration and similar liabilities is not a examinable document and candidates are not therefore required to discuss the impact of this remeasurement on the carrying amount of the land, the corresponding debit entry.
फॉर दिस रीजन द ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट ऑफ द लैंड प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट इज यूज्ड इन द कैलकुलेशन टू अलोकेट द इम्पेयरमेंट। कह रहा है इफ्रिक 1 जो कि एग्जिस्टिंग डीकमीशनिंग कॉस्ट की चेंजेस को डील करता है कि एग्जिस्टिंग डीकमीशनिंग कॉस्ट की चेंजेस को कैसे अकाउंट फॉर करना है, ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, आपके लिए एग्जामिनेबल डॉक्यूमेंट नहीं है। इस वजह से प्रोविजन की रीमेजरमेंट का कॉन्सेप्ट हमने इस सवाल में डिस्कस के सोल्यूशन में डिस्कस नहीं किया। क्रेडिट वुड बी गिवन टू एनी कैंडिडेट हु आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द रिक्वायरमेंट ऑफ इफ्रिक 1 इन रिलेशन टू द सिनेरियो। अगर कोई स्टूडेंट इफ्रिक 1 की बात भी कर देता है यहाँ पे, यानी कि इफ्रिक 1 की ट्रीटमेंट बताता है, तो उसको भी अकॉर्डिंगली उस हिसाब से मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन था एसबीआर के एग्जाम सितंबर एंड दिसंबर 2025 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 3। 25 मार्क की वेटेज इस सवाल की और एक अच्छा कॉन्सेप्चुअल सवाल है जिसमें IS-16 भी है, IS-40 भी है, I-45 भी है, IS-23 भी है, IS-36 भी है, कुछ हद तक IS-41 भी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सवाल में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूँ। आज की अपनी गुफ्तगू को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।